तो अगला जो है हम लोग पढ़ रहे थे पिछले दिन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, यानी सजीवों का लक्षण। पहले लक्षण को पढ़े थे ग्रोथ को, ग्रोथ के सारे फीचर्स यानी सभी विशेषताओं को समझ गए थे। दूसरी फीचर्स है रिप्रोडक्शन, दूसरा जो फीचर है वो रिप्रोडक्शन है आपका। तो रिप्रोडक्शन के एक एक लाइन को पढ़ेंगे कि रिप्रोडक्शन लाइकवाइज इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। तो रिप्रोडक्शन जैसे कि विशेषताएं हैं लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोजीनी प्रोसेसिंग फीटर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज ए पेरेंट्स। यानी जितने भी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, मल्टी सेलुलर मीन्स ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिनकी शरीर की बनावट मोर दैन वन सेल्स यानी एक सेल से अधिक सेल मिलकर बनाते हैं, तो उसी को बोलते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स। इसमें कोई दिक्कत? एकदम जीरो से पढ़ोगे, एकदम जीरो से समझोगे। तो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स, कोई दिक्कत पढ़ने में? रिप्रोडक्शन रेफर्स टू द प्रोडक्शंस ऑफ प्रोजीनी, यानी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स जो है जनन के द्वारा उत्पन्न करते हैं। प्रोडक्शन मतलब उत्पन्न करना, प्रोजीनी मतलब संतान को, तो वह अपने संतान को उत्पन्न करते हैं। पोसेसिंग फीटर्स मोर और लेस सिमिलर टू दोज पेरेंट्स, यानी जैसे अपने हैं जैसा जनक है ठीक उसी प्रकार से कुछ लक्षण तो ज़्यादा लक्षण होंगे या कम लक्षण होंगे, या तो ज़्यादा समान होंगे या तो कम समान होंगे। किससे? अपने पेरेंट से। तो जितने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स है वह सब रिप्रोडक्शन करके प्रोजीनी को प्रोड्यूस करते हैं मोर और लेस सिमिलर और दोज पेरेंट्स। ये लाइन क्लियर है? पहली लाइन क्लियर हमारा है। नेक्स्ट लाइन में देखेंगे इनवैरिएबली एंड इम्प्लिसिटी बी रेफर टू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो जीव जो है वह जनन की कितनी विधि हो गई? सेक्सुअल और एसेक्सुअल। तो फंजाई मल्टीप्लाई एंड स्प्रेड इजिली ड्यू टू द मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई जो है वह मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फंजाई अपने आप को वृद्धि करते हैं और फैल जाते हैं आसानी से ड्यू टू मिलियंस ऑफ, यानी मिलियंस ऑफ कौन चीज? एसेक्सुअल स्पोर्स। फंजाई किसके द्वारा जनन कर रहे हैं? एसेक्सुअल स्पोर्स के द्वारा। दे प्रोड्यूस, हम देखिए मल्टी सेलुलर में सेक्सुअल भी होंगे और एसेक्सुअल भी होंगे। फंजाई के बारे में कह रहा है कि मल्टीप्लाई तेजी से अपने आप को वृद्धि करता है, स्प्रेड एंड फैल भी जाता है इजिली आसानी से ड्यू टू मिलियंस ऑफ एसेक्सुअल स्पोर्स दे प्रोड्यूस इन लोअर ऑर्गेनिजम्स, और निम्न जंतुओं में लाइक ईस्ट एंड हाइड्रा बी एब्जॉर्ब बर्डिंग। लोअर ऑर्गेनिजम्स ईस्ट और हाइड्रा में बर्डिंग देखने को मिलती है। क्या देखने को मिलती है? बर्डिंग। इसको हाईलाइट करेंगे, यहां से क्वेश्चन पूछेगा। ईस्ट और हाइड्रा में रिप्रोडक्शन की कौन सी विधि है? तो बर्डिंग है। इसका हम घेरेंगे, बॉक्स बनाएंगे, उसको नोट कर लीजिएगा। प्लानेरिया बी एब्जॉर्ब ट्रू रीजेनरेशन, यानी प्लानेरिया जो है वह रीजेनरेशन के द्वारा रिप्रोडक्शन करता है। एग्जाम्पली ग्रेसिया ए फ्रेगमेंट ऑर्गेनिजम्स रीजेनरेट ऑफ लास्ट पार्ट ऑफ दिज बॉडी एंड बिकॉज ए न्यू ऑर्गेनिजम्स। मूल्स जो है रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। तो पहला जीव है मूल्स, खच्चर को देख रहे हो। दूसरा है स्टेरिल वर्कर बीस, यानी मधुमक्खी। मधुमक्खी को देखोगे तो इसकी तीन अलग अलग सामाजिक व्यवस्था होती है, तीन सोशल व्यवस्थाएं पूरी मधुमक्खी की छत्ता बटी होती है। एक उसका रानी होता है, एक कार्यकर्ता मधुमक्खी होती है जो परागकण को चुन चुन कर लाएगी और छत्ता में जमा करेगी, और एक उसमें ड्रोन होता है जिसको नर कहते हैं। तो कभी भी जनन में भाग नहीं ले पाता है कौन? स्टेराइल वर्कर बीस। केवल जनन में भाग लेती है रानी मधुमक्खी और ड्रोन। समझ गए? जो कार्यकर्ता है वह जनन में भाग नहीं लेता है। और तीसरा है इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। आप हर गांव में देखे होगा कुछ ऐसे कपल्स है जिनकी शादी होती है लेकिन संतान उत्पन्न नहीं कर पाते हैं, तो यह कभी रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। हेंस
reproduction also cannot be all inclusive defined characteristics of living organisms। इसलिए रिप्रोडक्शन को नहीं कहा जा सकता है डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। अगर हम ऐसे लक्षण जो सभी जीवों में पाए जाए तो दो लक्षण देखें, ग्रोथ निर्जीव में भी हुआ और सजीव में भी हुआ था, तो ग्रोथ को हम डिफाइन कैरेक्टर नहीं बोले थे। ठीक उसी प्रकार रिप्रोडक्शन, कुछ ऐसे जीव है, ऐसे ऑर्गेनिजम्स है, यानी है तो ऑर्गेनिजम्स लेकिन वह रिप्रोड्यूस नहीं कर पाते हैं। इसी कारण से रिप्रोडक्शन को नहीं माना गया है कौन चीज, डिफाइंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में। तो ऑफ कोर्स नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स आर कैपेबल ऑफ रिप्रोड्यूसिंग और रेप्लिकेटिंग बाय इट सेल्फ। तो वास्तव में नॉन लिविंग जो है उनके पास क्षमता नहीं होती है कौन चीज का, रिप्रोडक्शन का और रेप्लिकेशन का, खुद से रेप्लिकेशन करने का। तो नॉन लिविंग के पास तो यह गुण नहीं है, लेकिन यह गुण लिविंग के भी पास में है कि वह भी सब लिविंग रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। इसलिए रिप्रोडक्शन को हम डिफाइन कैरेक्टर से हटा दिए हैं। अब यहाँ पे आप लोग नोट कीजिएगा, डू नॉट रिप्रोड्यूस मूल्स, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, इसको नोट करोगे, यहाँ से नोट करिएगा। डू नॉट रिप्रोड्यूस कौन कौन चीज, तो म्यूल, स्टेराइल, वर्कर बीज, इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स, ETC। अब उसके बाद तब लिखेंगे कि कैनॉट डिफाइन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बस इतना ही लाइन को लिख कर। अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ इज मेटाबॉलिज्म। एक दूसरा कैरेक्टर है लाइफ का, वो है मेटाबॉलिज्म। अब मेटाबॉलिज्म क्या है समझेंगे, तो ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ केमिकल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनका शरीर बना होता है किन चीजों का, केमिकल्स का। दीज केमिकल्स, ए केमिकल्स स्मॉल एंड बिग, छोटे भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं, बिलोंगिंग टू वेरियस क्लासेस, जो भिन्न भिन्न वर्गों में से संबंधित होते हैं। साइज यानी उनके आकार अलग अलग होंगे, फंक्शंस उनके कार्य भी अलग अलग होंगे, ETC। क्लियर। आर कॉन्स्टेंटली बीइंग मेड एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलेक्यूल्स। और यह कॉन्स्टेंटली बीइंग जो निश्चित रूप से मेड बने होते हैं एंड चेंज इनटू सम अदर बायोमोलेक्यूल्स, जो निश्चित रूप से बने किसी और का होते हैं लेकिन हमेशा अपने आप को चेंज करेंगे, किसमें, अदर मोलेक्यूल्स में। जितने भी पदार्थ, जितने भी मोलेक्यूल्स है, देखें चाहे वह मोलेक्यूल्स स्मॉल हो या बिग हो, तो बिग मोलेक्यूल्स चेंज कर जाएंगे स्मॉल में, स्मॉल मोलेक्यूल्स चेंज कर जाएंगे बिग में। जैसे समझिएगा, हम जो फूड को एब्जॉर्ब करते हैं, फूड को हम इंजेक्शन करते हैं, खाते हैं, तो इस फूड में, या तो फूड हो गया, इस फूड में बिग मोलेक्यूल्स है। बिग मोलेक्यूल्स कौन चीज है, तो कार्बोहाइड्रेट। क्या है, कार्बोहाइड्रेट, बिग मोलेक्यूल्स हो गए। और बिग मोलेक्यूल्स जो है कन्वर्ट हो जाएंगे स्मॉल मोलेक्यूल्स में। तो कार्बोहाइड्रेट एक बड़े मोलेक्यूल्स है, इसका सबसे छोटा स्मॉल मोलेक्यूल्स हो जाएंगे शुगर। क्या हो जाएंगे, शुगर। तो कभी कार्बोहाइड्रेट से बनेगा शुगर, तो कभी शुगर से बनेगा कार्बोहाइड्रेट, तो आपस में चेंज कर रहा है। फिर इस लाइन को समझे, फिर दूसरी लाइन को देखेंगे। जो वेरियस क्लासेस के हैं, अलग अलग वर्गों में है, उनके साइज भी क्या है, अलग अलग है, इनके कार्य भी अलग अलग है। तो बने होते हैं अलग अलग वर्गों के, अलग अलग आकार के, अलग अलग कार्यों के, लेकिन वह चेंज करते रहते हैं, बदलते रहते हैं सम अदर मोलेक्यूल्स में, एक से दूसरे मोलेक्यूल्स में बदलते रहते हैं। कौन, जो भी जैव अणु शरीर के अंदर का केमिकल्स है वह। ये कार्बोहाइड्रेट किसके रूप में शरीर में हो जाएगा, केमिकल के रूप में। शुगर किसके रूप में हो जाएगा,
केमिकल्स के रूप में हो जाएंगे। तो इस लाइन को समझ गए। आगे देखेंगे कि दीज कन्वर्जन्स आर केमिकल रिएक्शंस और मेटाबॉलिक रिएक्शंस। यही कन्वर्जन को हम कहते हैं कौन चीज, केमिकल रिएक्शन या मेटाबॉलिक रिएक्शंस। कोई दिक्कत? अब मेटाबॉलिक रिएक्शंस क्या हो गए, केमिकल रिएक्शंस क्या हो गए, समझ गए कि हमारा शरीर बना होता है वेरियस मोलिक्यूल्स के, जैसे स्मॉल एंड बिग मोलिक्यूल्स, वेरियस क्लासेस, वेरियस साइजेस, वेरियस फंक्शंस। तो दे आर चेंज टू सम अदर मोलिक्यूल्स। जितने भी मोलिक्यूल्स है सब बराबर क्या करते रहते हैं, एक दूसरे से चेंज कर रहते हैं। तो वह एक से दूसरे से जो चेंज कर रहा है वह चेंज होता है किसके रूप में, केमिकल रिएक्शंस के रूप में या मेटाबॉलिक रिएक्शंस के रूप में। क्लियर? तो देयर आर थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस, यानी थाउजेंड्स होते हैं कौन चीज, मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओक्यूरिंग सिमुल्टेनियसली इनसाइड ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। यानी जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है उनके शरीर के अंदर एक साथ हजारों रिएक्शन चलते रहते हैं। सिमुल्टेनियसली का मतलब होता है एक साथ चलते रहते हैं हजारों रिएक्शन। तो सब केमिकल रिएक्शन अलग अलग है। तो जितने मेटाबॉलिक रिएक्शंस है उसको हम बोलते हैं, जब काउंट करेंगे तो थाउजेंड्स ऑफ मेटाबॉलिक रिएक्शंस ओक्यूरिंग, यानी हजारों मेटाबॉलिक रिएक्शन साथ साथ होता रहता है। कहाँ पे, इनसाइड द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, दे यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर, सबके अंदर, चाहे जीव मल्टीसेलुलर हो या जीव यूनिसेलुलर, सबके अंदर केमिकल रिएक्शन क्रिया एक साथ हजारों एक साथ चलती रहती है। चाहे उसका शरीर एक कोशिका से बना हो तो भी, समझिएगा, चाहे उसका शरीर एक के कोशिका का बना हो तो भी, या उसका शरीर बहुत सारे कोशिका का बना हो, हमर सबके शरीर है तो भी, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शन इसके अंदर भी हजारों एक साथ चल रहा है, एक के कोशिका में चल रहा है। हमारे अंदर भी हजारों एक ही साथ चल रहा है, एक ही कोशिका के अंदर चल रहा है। तो ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, फंजाई एंड माइक्रोब्स एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म्स। यानी जितने भी प्लांट्स है, एनिमल्स है, फंजाइस है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इन सब में होते हैं कौन सी क्रिया, मेटाबॉलिज्म्स। तो द सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस ओक्यूरिंग इन आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। यही परिभाषा कई बार पूछा है, इसको नोट कीजिएगा कि द सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शंस ओक्यूरिंग इन द आवर बॉडी इज मेटाबॉलिज्म। यह स्टेटमेंट से क्वेश्चन उठाता है। लिविंग ऑब्जेक्ट्स एक्सहिबिट मेटाबॉलिज्म्स, यानी नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स में भी होंगे कौन चीज, मेटाबॉलिज्म्स। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन कैन बी डिमोन्स्ट्रेटेड आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम्स। तो मेटाबॉलिक रिएक्शन को भी डिमोन्स्ट्रेट देखा गया है कहाँ पे, आउटसाइड द बॉडी इन सेल फ्री सिस्टम। जो सेल नहीं है उसके बाहर भी मेटाबॉलिक रिएक्शन होते हैं। तो एन आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शंस outside the bodies is an organisms performed in the test tube in neither living or non-livings। तो जो मेटाबॉलिक रिएक्शन शरीर के बाहर हो रही है, कहाँ हो रही है, शरीर के बाहर, यानी सेल फ्री सिस्टम्स में। तो अन आइसोलेटेड, तो उसको आइसोलेट निकाला गया है कौन सा रिएक्शन को, मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। आउटसाइड द बॉडी एंड ऑर्गेनिजम्स परफॉर्म, जो होता है टेस्ट ट्यूब, किसके अंदर होगा, टेस्ट ट्यूब के अंदर होगा। इज नाइदर लिविंग, उसको हम लिविंग नहीं कह सकते हैं, और नॉन लिविंग, ना तो वह लिविंग रिएक्शन है और ना ही निर्जीव। हम जो रिएक्शन कर रहे हैं कहाँ पे, टेस्ट ट्यूब में, बाहर में, सेल के बाहर, तो उसको हम नाइदर लिविंग यानी जीवित रिएक्शन कह सकते हैं और ना ही नॉन लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। दोनों में से कोई रिएक्शन नहीं कह सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप एक मुट्ठी चीनी को मुंह में रख लिए और एक गिलास पानी को पी लिए, तो चीनी या पानी घुलने का काम होने लगा कहाँ पे तुम्हारा, इनसाइड द बॉडी, शरीर के अंदर। इस क्रिया भी मेटाबॉलिज्म हुआ,
ये भी एक रिएक्शन हुआ, लेकिन उसी को हम एक गिलास पानी के अंदर हम एक मुट्ठी चीनी को डाल दें, वहाँ पर भी गल जाएगा। तो उस क्रिया को, उसमें भी तो शुगर है, वो भी घुल रहा है, तो उस क्रिया को ना तो हम जीवित रिएक्शन कह सकते हैं और ना ही निर्जीव रिएक्शन कह सकते हैं, नॉन लिविंग रिएक्शन कह सकते हैं। लेकिन परिभाषा के अनुसार से है कि सम टोटल ऑफ केमिकल रिएक्शन ओक्यूरिंग इन द आवर बॉडी। अगर किसी के बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन हो रहा है उसी को बोलते हैं मेटाबॉलिज्म। समझ गए? तो शरीर के बाहर टेस्ट ट्यूब में यानी किसी परख नली में रिएक्शन हो रहा है, किसी परख नली में रिएक्शन करवा रहे हैं, तो न तो वह लिविंग रिएक्शन है और ना ही नॉन लिविंग रिएक्शन है। हेंस इसीलिए will metabolism is a defining feature of all living organisms। इसलिए मेटाबॉलिक को सभी जीवों के, मेटाबॉलिज्म इज ए डिफाइनिंग फीचर्स ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स विदाउट एक्सेप्शंस, यानी बिना किसी अपवाद को मेटाबॉलिज्म को सभी सजीवों का परिभाषित लक्षण कहा गया है। आइसोलेटेड मेटाबॉलिक रिएक्शन इन विट्रो आर नॉट लिविंग थिंग्स बट श्योरली लिविंग रिएक्शंस। यानी जब देखा आइसोलेट, अलग किया गया है मेटाबॉलिक रिएक्शन को, कहाँ से? इन विट्रो में, शरीर के अंदर से बाहर। इन विट्रो जब इसको रिएक्शन कराते हैं तो कहते हैं नॉट लिविंग थिंग्स, यानी यह जीवों के अंदर तो नहीं है, तो कह सकते हैं कि नॉट लिविंग थिंग्स, रिएक्शन तो हो रहा है लेकिन जीवों के अंदर नहीं हो रहा है, बट श्योरली लिविंग रिएक्शन, यानी लिविंग थिंग तो नहीं है लेकिन कैसा रिएक्शन हो रहा है? हूबहू लिविंग रिएक्शन हो रहा है। हेंस सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द बॉडी इज द डिफाइनिंग फीचर्स लाइफ फॉर्म्स। तो अब आगे हम पढ़ेंगे सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन जो है इसको हम डिफाइनिंग कैरेक्टर मानते हैं। किसका? लिविंग ऑर्गेनिजम्स का, बॉडी का नहीं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। तो आप उसको हाईलाइट किए हैं, एक हाईलाइट और कीजिएगा आप, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे आपका। हम एक हाईलाइट और कीजिएगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन जो है सही है? पहले हम पढ़ेंगे अंग्रेजी में, न समझ में आएगा तो फिर चल जाएंगे हिंदी में। तो ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, plants grow only of a certain age, the growth in living organisms is from inside all of above। अब ग्रोथ जो पढ़े थे, पिछले संडे को पढ़ाए थे, उससे संबंधित यह स्टेटमेंट है। कहता कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। इसमें से कौन सा कथन सही है? पहला कथन है कि ओनली लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो, यानी क्या केवल जीवित जीव ही ग्रो करते हैं? केवल जो जीवित है वही ग्रो करते हैं? तो ये तो गलत हो जाएगी। दूसरा है प्लांट्स ग्रो ओनली ऑफ ए सर्टन एज, प्लांट्स जो है कुछ विशेष एज में ही ग्रो करते हैं। कि प्लांट कंटिन्यूअसली करते हैं? पढ़े थे कि प्लांट कंटिन्यूअसली करते हैं। प्लांट जो है से इसका डिवीजन कंटिन्यूअसली होता है। उसको ऊपर जाने के बाद इतना पर से काट दोगे तो फिर छिपी निकलेगा, ना निकलेगा? और तुरंत इतना पर से काटेंगे तो छिपी निकलेगा। तो हम और तुम जो है लिविंग सजीव जो है, जो भी एनिमल्स है, वह कुछ विशेष उम्र तक ही वृद्धि करते हैं, उसके बाद वृद्धि नहीं करते हैं। लेकिन प्लांट्स जो है उनकी ग्रो कंटिन्यूअसली होती है। तो यह कथन किसके लिए था? एनिमल्स के लिए था। ये भी गलत। तीसरा है द ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स इज फ्रॉम इन साइड। ग्रोथ जो है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में कहाँ होती है? इन साइड में होती है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। ऑल ऑफ द एबव, सब सही रहता था, क्या आंसर मारते हम? ऑल ऑफ द एबव। तो पिछले दिन जो पढ़े थे ग्रोथ, उस ग्रोथ के लाइन में लाइन पढ़े थे, उससे क्वेश्चन बन जाएगा हमारा। देखो इसमें कुछ टॉपिक को भगाया है, तो आपके पास बुक नहीं है तो थोड़ी सी परेशानी होगी। अब इसको पढ़िए, 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। ग्रोथ इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ओकर्स बाय, यानी जीवित जीवों के अंदर ग्रोथ किसके द्वारा होती है? डिवीजन ऑफ सेल्स, यानी कोशिका की विभाजन। बी में है इंक्रीज ऑफ बायोमास। सी में है
एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल बाय एक्सटर्नली एजेंसी, यानी बाहरी कारकों के द्वारा पदार्थ के संग्रह करने से ग्रोथ होती है। और डी में है बोथ ए एंड बी। तो कौन सा सही है? जीवों में वृद्धि किसके द्वारा होगा? कोशिका का विभाजन के द्वारा। क्या तो कोशिका का विभाजन होगा तो उसके शरीर में इंक्रीज ऑफ बायोमास होंगे कि नहीं होंगे? अब ये पढ़े थे ना, इंक्रीज इन बायोमास एंड सेल डिवीजन आर सिमुल्टेनियसली, दोनों एक साथ साथ होता रहता है। क्लियर? तो आंसर आपका ए भी सही और आंसर बी भी सही। तो क्या हो जाएगा आंसर हमारा? आंसर क्या हो जाएगा? डी हो गया। ये दो क्वेश्चन बनने में कोई दिक्कत हुआ? तीसरी क्वेश्चन में चलिएगा, केवल लेंगे किससे? बीच टू पॉइंट्स आर नोन एज ट्विन कैरेक्टर्स ऑफ ग्रोथ। इनमें से कोई दो पॉइंट है, कोई दो जोड़ी है जो ग्रोथ का ट्विन जोड़ी लक्षण है। तो ग्रोथ का जोड़ी लक्षण कौन है? इसमें से चुनिएगा। 1, 2, 3 और 4। 4 में से कोई दो गो है जो जोड़ी लक्षण है। तो इंक्रीज इन मास, डिफरेंटिएशन, इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स और रिस्पॉन्स ऑफ स्टिमुलाई। तो ग्रोथ का एक साथ दो लक्षण कौन है? अभी जस्ट हम लोग पढ़ के आए हैं। पहला लक्षण क्या था? इंक्रीज इन मास एंड इंक्रीज इन नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स लिखे हुए हैं और किताब में लिखे हुए हमारा सेल्स। समझ गए? तो आंसर हमारा कौन हो जाएगा? ई भी लक्षण और ई भी लक्षण। तो इसमें से देखिए 1 और 3 कौन है? डी है। कितना अच्छा से बन रहा है, बन रहा है कि नहीं बन रहा है? एक पैराग्राफ पढ़े हो उससे संबंधित प्रश्न तो बन रहा है ना। यह चीज किसके किसके पास में नोट है? तेरा पास नोट है? बनाते हो, पढ़ते हो, कभी कुछ समझ में आता है? नहीं समझ में आएगा तो उसमें से हम जो बना देंगे 32 नंबर क्वेश्चन देखिए सेम है ना। अब 32 नंबर क्वेश्चन को आप घर पे पढ़िएगा तब बनाइएगा। जब तक हम नहीं बनवा दे आपको एक बार, आप भूल से भी उसको टच नहीं कीजिएगा। समझ गए? अब वो बन जाएगा, फिर आपसे जीवन में कहीं भूलिएगा नहीं उसको। और उसको प्रैक्टिस करना है घर पे। पहले कुछ नहीं करना है, पहले रास्ता में चलना ही नहीं है तो बउआ को मर जाओगे। पहले जब तक हम चलना नहीं सिखा दे, उंगली पकड़ के चलना नहीं सिखा दे, तब तक आप भूल से भी चलने का प्रयास नहीं कीजिएगा। नहीं तो होगा क्या, कोई लड़का को दिखेगा उठता है अब बड़ी तेजी से दौड़ने का प्रयास करेगा सियाने आदमी को देखकर, और दूसरे दौड़ने के प्रयास में धबाक से ना मुंह भरे गिर जाएगा, और गिर जाएगा तो मुंह हाथ पूरा खून लथपथ। तो अब उसको फिर दौड़ने का मन, हिम्मत नहीं होगा कि फिर से उठे हम। तो यही तुम्हारे साथ भी होता है। किताब ले लिए अंग्रेजी मीडियम, क्वेश्चन सेट ले लिए, पढ़ने का प्रयास किए, अपने से इसको पढ़ने का प्रयास किए, 2-4 दिन खूब ताकत लगाओगे, अब बार बार गिर कर मुँह हाथ फोड़ोगे तो बात हटो, मुँह हाथ फूट रहा है, इसको छोड़ देते हैं, ये हमसे नहीं होगा। लेकिन उसी जगह कोई सियाने व्यक्ति उंगली पकड़ा कर कुछ दूर चलाते हैं तो उसको पैर रखने का उसको अनुभव हो जाती है। जब कैसे पैर रखेंगे तो नहीं गिरेंगे, कैसे पैर रखेंगे तो गिर जाएगा। तब आपको जब पैर रखने का अंदाज हो जाए, जितना पढ़ा चुके हैं उतना ही पढ़िएगा, आगे पढ़ने का प्रयास नहीं कीजिएगा कभी भी। ये क्वेश्चन बना कि नहीं बना? ये स्टेटमेंट क्वेश्चन बहुत सारा इस बार पूछा था, लड़का सा कहे में दिमाग खराब था। ये क्वेश्चन को बनाने के लिए कितना समय चाहिए हमारे लिए? मात्र 1 मिनट। लेकिन पहला बार जाओगे बिना बुझले समझले, पहला बार परीक्षा में चल जाओगी, क्वेश्चन आएगा तो 10 मिनट तक पढ़ने में समय खत्म हो जाएगा तुरा। क्या 10 मिनट से पहले पढ़ सकते हो इसको? 10 मिनट आपको पढ़ने में समय हो जाएगी खत्म। अब अगला क्वेश्चन पे चलो। नोमेनकल्चर से है, अभी तक पढ़े नहीं हो अंग्रेजी में नोमेनकल्चर, इसको भगा देते हैं। फिर जो आप पढ़े हो उससे जो क्वेश्चन आएगा हर्बेरियम से, इसको भी हटाते हैं। अभी ग्रोथ से है, फिर देखिए ग्रोथ से ही क्वेश्चन आया। क्या क्वेश्चन आया कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। करेक्ट और इनकरेक्ट, इसमें ग्रोथ के संबंध में क्या पूछ रहा है? इनकरेक्ट। कोई दिक्कत अंग्रेजी में पढ़ने समझने में नहीं ना, तो इन्हें घूमू को ना ताकेंगे। अगर इन्हें दिक्कत होगा तब इधर चलेंगे थोड़ा सके। पहला है कि इन प्लांट्स यानी पौधे में ग्रोथ बाय सेल डिविजन्स इज सीन ओनली अप टू ए सर्टेन एज। यानी पौधे में ग्रोथ होते हैं किसके द्वारा? सेल डिवीजन के द्वारा। इन सीन जो दिखाई देते हैं, जो दिखाई
देते हैं ओनली ऑफ ए सर्सन स्टेज, केवल उम्र की कोई एक ही अवस्था में, कि पौधे में कंटिन्यूअसली होता है। कैसे पढ़े थे? कंटिन्यूअसली। तो गलत पहले मिल गया ना, आंसर हमारा ये हो जाएगा ना। जो पढ़ ले है उसके अलावा कुछ कह रहा है तो गलत है, तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा? एक। बी को भी पढ़ लो, ग्रोथ एक्सिबिटेड बाय नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स इज बाय एक्यूमुलेशन ऑफ मटेरियल ऑन द सरफेस, यानी ग्रोथ होते हैं किसमें? नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट्स में। तो किसके द्वारा? तो एक्यूमुलेशन। अब इसको देखिएगा कि बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग ग्रोथ इज इनकरेक्ट। इनकरेक्ट मतलब तो किसके संबंध में? ग्रोथ के संबंध में कथन जो है से गलत है। कौन सा? तो इन एनिमल्स ग्रोथ इज सीन ऑफ ए सर्सन एज। तो एनिमल्स में जो है ग्रोथ देखने को मिलता है सर्सन एज, एक निश्चित उम्र की अवस्था में। तो सही है, हमको क्या चुनना है? गलत। इंक्रीज इन बॉडी मास इज कंसिडर्ड एज ग्रोथ। तो यानी बॉडी की वृद्धि करना भी क्या कहलाएगी? ग्रोथ। ग्रोथ बाय सेल डिवीजन ओकर्स कंटिन्यूअसली थ्रू आउट देयर लाइफ स्पैन इन एनिमल्स। एनिमल्स में क्या पूरा जीवन होगा? ग्रोथ है। तो ये क्या हो गया? गलत। अब डी देखो क्या गलत है कि सही है। तो इंक्रीज इन मास एंड नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर ऑफ एनिमल ग्रोथ। सही है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी। कितना अच्छा से बन गया? बन गया ना। केवल पढ़ने आ जाएगा हमको तो क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो दो चीज़ बार बार कहते हैं, एनसीईआरटी पुस्तक को बार बार पढ़िए। हूबहू जैसन लाइन लिखल है उसने उठा कर डाला हुआ है ना, क्वेश्चन भी पूरा उठा लो, हूबहू जैसन क्वेश्चन रहेगा एनसीईआरटी में, जो लाइन लिखल है उसी लाइन को उठा कर डाल देगा। तो बताए थे आपको परीक्षा देने के समय तक कम से कम 50 बार पढ़ना पड़ेगा। आपको 2 पैराग्राफ पढ़ा है, 2 पैराग्राफ पे जाकर 20-25 बार पढ़िए घर पर जाकर। 1 बार पढ़िए, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, उतने चीज़ को बार बार पढ़िए, एक आध बार लिख लीजिए, पढ़ल हो जाएगा। एक आध बार क्या कीजिए आप, स्लेट पेंसिल पर कॉपी पर लिख भी लीजिए, उससे याद भी हो जाएगी आपको। और उसी से क्वेश्चन बन रहा है। एक बार जब दिमाग में पूरा स्टेटमेंट, पूरा किताब बैठल रहेगा, कौन लाइन कहाँ लिखल है, सब लाइनें से उठैले है ना। अब इसको इसमें जाओगे तो बड़ा दिक्कत होगा कि नहीं होगा? ये में हमरो दिक्कत होगा, तू सब तो छोड़, ये में सबके दिक्कत होगा। इसलिए हायर कंपटीशन सबको आसान क्या लगता है? अंग्रेजी में। था पढ़ने में हम लोग प्रैक्टिस नहीं कर रहे इसलिए भारी लगता है, नहीं तो पढ़ने में आसान है।